हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रलोक गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये भारत में पुर्तगालियों के आगमन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। तो हम लोगों ने इतना तक पढ़ लिया था कि वास्को डी गामा जिन जहाज़ से आया था तो सभी के जहाज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। और कोलंबस, ये सभी, हेक्टर मुनरो जो भी था, मतलब जो लोग भी थे, कैप्टन हॉकिंस, महात्मा गांधी जी के जो गए थे, उन सभी के जहाज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। और पुर्तगालियों के आगमन के उद्देश्य के बारे में भी पढ़ लिए थे। पुर्तगालियों ने जो कुछ भी किया उन सब के बारे में लगभग हम लोगों ने पढ़ लिए था। अब भारत में पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो 1503 में जब कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, तो 1505 के करीब में क्या हुआ कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। तो यहाँ पर टॉपिक हम लोग लिखेंगे कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर तो पहला गवर्नर के रूप में ये लिखेंगे कि पहला गवर्नर कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसके बारे में पहले जान ले कि 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो गई थी जब, तो इनका कार्यकाल था, ये भाई साहब आए 1505 के करीब में और 1509 तक ये बने रहे भारत में। इसके बाद में 1503 में जब ये आ गए, कोचिंग में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद में ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दिख रहा था कि हिंद महासागर पर सबसे पहले कब्जा कर लिया जाए। तो हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। इनके बारे में लिख ले कि इन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी में इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि ये लोग क्या करते थे, एक कार्टेज परमिट जारी करते थे। और उस परमिट पर मतलब कि जो भी अरब के व्यापारी होंगे या जिनके पास कार्टेज की प्रणाली नहीं होगी, जिनके पास कार्टेज नहीं होगा, परमिट नहीं होगा, उन लोगों के जहाज़ों को लूट लेना था। तो इसमें क्या था कि जिनके पास परमिट नहीं होगा, उनके जहाज़ों को लूटना, यही था। तो मतलब इसका मतलब ये था कि जो भी हिंद महासागर में व्यापार होगा वो इलीगल नहीं होगा। मतलब उसमें एक परमिट जारी होता था और परमिट लेकर और फिर उसके बाद में व्यापार करना है। और उस परमिट के बदले में पुर्तगाली कुछ पैसा लेते थे। और इसमें क्या होता था कि वो परमिट जब देते थे तो उन हिंद महासागर में बाकी व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी भी देते थे कि मतलब हिंद महासागर से व्यापार करने पर किसी प्रकार की कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में ये हुआ कि इस परमिट को जारी कर रहे थे जब, और जहाज़ों को लूट रहे थे, तो जहाज़ों को जब लूट रहे थे तो बाकी व्यापारियों को बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो बाकी व्यापारियों को जब प्रॉब्लम आने लगी तो मिस्र प्लस तुर्की और प्लस में गुजरात के व्यापारियों ने मिलकर इससे युद्ध किया। किससे युद्ध किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध किया, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत गए। ये क्यों जीत गया? क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार, अच्छे शस्त्र और प्लस में 9 सैनिक थे। 9 सैनिक थे, तो ये जीत गए। इसके बाद में क्या हुआ कि 1510 में, उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इनके बाद में दूसरे गवर्नर आए, जो आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानना जरूरी है। इन्हें पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसके बाद में जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में इतनी चीज़ें, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। गोवा को जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह से क्या किया? गोवा को जीत लिया। उसके बाद में क्या किया कि 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। अधिकार किया। और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज पर कब्जा कर लिया। हरमुज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में फिर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें करने के बाद में मैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ख़त्म कर दे रहा हूँ। अभी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बता दे रहा हूँ। इसके बाद में क्या हुआ कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ चीज़ें और लागू की जो सबसे बड़ी चीज़ें थी। इतनी चीज़ें तो करने के बाद में जो हुआ सो हुआ। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मतलब ये अगर 1 2 3 4 इसके बाद में 5वें नंबर पर इन्होंने क्या किया कि
पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से, महिला से शादी करने की, विवाह की नीति अपनाई। उस समय क्या था कि जो भी भारत में जो स्त्रियां थी, तो जिनके पति मर जाते थे, जो विधवा स्त्रियां थी, उनका शादी दोबारा नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया कि ये बताए कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क कि जो भी विधवा स्त्रियां हैं उनसे पुर्तगाली शादी कर लें, और उनके जो बच्चे होंगे उनसे क्या होगा, वो पुर्तगाली के ही माने जाएंगे, और उनसे क्या होगा, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और यहाँ पर कब्जा अच्छी तरह से कर लेंगे। तो पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाई। और जब विवाह होगा तो क्या होगा, वहाँ के जो जिसके साथ विवाह होगा उसके पूरा परिवार तो फिर पुर्तगालियों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि वो रिलेटिव हो जाएगा, तो रिलेशन बनाएगा। तो फिर क्या होगा, पुर्तगालियों को संरक्षण भी मिलेगा यहाँ के लोगों से। तो मतलब कि ये सबसे अजीबोगरीब नियम को लागू कर दिया। इसके बाद में बहुत सारे और भी प्रावधान हुए। उन सभी चीज़ों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट से अच्छा है, काम की चीज़ है, वही हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद में एक गवर्नर और आया, और वो गवर्नर था, इतनी चीज़ों को फिर मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर अगला गवर्नर 1530 के करीब में आया, नीनो डी कुन्हा। जो नीनो डी कुन्हा साहब आए थे, इन्होंने कुछ काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया, इसका परिणाम तो अलग है। लेकिन इसके बाद में आए जो तीसरा गवर्नर नहीं था, मतलब एक अलग गवर्नर था। उसके बाद में बहुत सारे गवर्नर है बीच में। उसके बाद में एक नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि 1530 में गोवा को पुर्तगाली सत्ता का मुख्यालय बनाया। पुर्तगाली सत्ता का मुख्यालय बना। उसके बाद में 1535 में, 5 साल के बाद 1535 में इसने दीव पर अधिकार कर लिया, दीव पर कब्जा किया। इसके बाद में 1559 के करीब में दमन पर अधिकार कर लिया, कब्जा किया। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। तो नीनो डी कुन्हा ने ये 3 चीजें बहुत अच्छी तरह से निभाई। और इसके बाद में एक और गवर्नर आए, तो उन्होंने क्या किया, उनके शासनकाल में कुछ हुआ नहीं, बस उनके शासनकाल में फ्रांसिस जेवियर नामक एक धर्म के मतलब कि धर्म गुरु आए, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे भारतीयों को क्या किया, मतलब अपना धर्म परिवर्तन करा दिया और ईसाई में कन्वर्ट करा दिया। तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उस एक और कौन से आए, तो फ्रांसिस्को, उनके बारे में जानते हैं कौन से आए, तो अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डी सूजा एक गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। इनके शासनकाल में क्या हुआ, इनके काल में, यहाँ पर लिख दो, इनके काल में
ईसाई धर्मगुरु फ्रांसिस जेवियर भारत आए। जब फ्रांसिस जेवियर भारत आए तो क्या हुआ, फ्रांसिस जेवियर भारत आया और भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। अच्छा, इतनी चीजें समझ में आ गई, तो इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो चीजें हैं उनको मैं एक बहुत जल्दीबाजी में मैं बता दे रहा हूँ। बाकी चीजें तो कुछ है नहीं, यही है, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी कोई तीरबाजी नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3-4 गवर्नर है, उसको याद कर लेना है, कौन गवर्नर क्या किया कौन क्या नहीं किया, बस थोड़ी बहुत चीज़ें याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि पुर्तगालियों की जो थे भारत में, तो भारत में पुर्तगाली की देन, भारत में पुर्तगालियों ने क्या किया दिया, तो भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस दिया। प्रिंटिंग प्रेस दिया। उसके बाद में आलू भारत में नहीं होता था, पुर्तगाली लाए। तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च, पहले भारत में काली मिर्च होता था, लाल मिर्च नहीं होता था। जो काली मिर्च जिसको मरीच बोलते हैं या गोलकी भी बोलते हैं, वही पहले भारत में होता था, वही भारतीय लोग खाते थे। फिर लाल मिर्च पुर्तगालियों ने लाए, फिर उसके बाद में पपीता। इतनी चीजें पुर्तगालियों ने भारतीयों को दिया। उसके बाद में एक और चीजें दिया, जो गोथिक शैली, गोथिक ये मेन है, गोथिक शैली भारत को दिया। ये गोथिक शैली क्या होता है, तो ये भवन निर्माण की एक विधि है, अच्छा, इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर इतनी चीजें के बाद में पुर्तगालियों के क्षेत्र एक बार देख लेते हैं। पुर्तगाली क्षेत्र भारत में, तो भारत में पुर्तगाली क्षेत्र कौन कौन सा था, तो कोचीन में तो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की लिया, तो कोचीन तो होगा ही। उसके बाद में कुनौर, फिर गोवा पर अधिकार कर लिया तो गोवा भी आएगा। फिर दमन पर अधिकार कर लिया तो दमन भी आएगा। फिर दीव आएगा। फिर हुगली और बहुत सारे चीजें और भी आएंगे। हुगली के बाद में हरमुज, मलक्का, सालसेट द्वीप, और हुगली के बाद में हरमुज भी आएगा। हरमुज, मलक्का और सालसेट द्वीप, अच्छा, सालसेट द्वीप में यहाँ पर बम्बई लिख लेते हैं, बम्बई, क्योंकि जो सालसेट द्वीप है इसी पर मुंबई शहर बसा हुआ है। तो मुंबई शहर किस द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर है। ये चीज़ें याद करना चाहिए। भारत में पुर्तगालियों की इतना ही उपलब्धि थी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारत में डचों की आगमन के बारे में। तो डचों ने क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही, मतलब इसी के बारे में इतना ही अगर कोई जान ले
तो पुर्तगाली से अगर कोई भी पुर्तगाली कंपनी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंडर में आएगा, बाकी इससे कोई फालतू नहीं आने वाला है। तो इतना ही पुर्तगालियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसी में से पूछ लेगा कि भारत में पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन था, दूसरा कौन था, गोवा पर अधिकार पुर्तगाली कब किए, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, यही क्वेश्चन पूछता है और कुछ पूछता ही नहीं है। हाँ, गन्ना किसका देन है भारत में, वही में 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन कौन भारत में पुर्तगालियों की देन है, आलू तंबाकू। ये पूछा था क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले, मैंने देखा 2-3 दिन पहले, कि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ दिया। तो उसमें गोवा था और भी बहुत सारे जगह थे, तो छोटे छोटे शहर सूरत और भड़ौच ऐसे करके कुछ कुछ शहर थे, तो बंगाल। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में दिया। इतनी चीज़ें याद कर लेना। बाकी इनसे भी बहुत छोटी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ दिया, तो गोवा में दिया। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और अधिकार क्षेत्र भी पूछ लिया था कि कहाँ कहाँ उनके क्षेत्र थे, तो भारत में कोचीन, कुन्नौर, गोवा, दमन दीव पर अधिकार कर लिया, हुगली, हरमुज, मलक्का, इन सभी पर, सालसेट द्वीप, बम्बई तक, मतलब लगभग भारत के लगभग क्षेत्रों पर इन लोगों का कब्जा हो गया था। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।